नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर मनी में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। पंकज पाटिल नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पंकज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नासिम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मेरा एक्चुअली मेरा मेल भी किया है मैंने अपना पोर्टफोलियो डिटेल्स आपको। मेरा दो ही कंफ्यूजन है। मैं आपका हमेशा देखता हूँ डेली रेगुलरली। व्हेन आई रिव्यू माय पोर्टफोलियो का रिटर्न, आई शुड रिव्यू इट एवरी ईयर, एवरी 2 years 3 years डाउन द लाइन, कैसे करना है? एंड इफ आई हैव टू, इफ आई एम सीइंग दैट सम ऑफ माय mutual funds are not doing good, how should I switch it, should I redeem it, और क्या करना है उसका आगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। पंकज, आपने अपने मेल में बहुत डिटेल में बताया था आपके गोल्स क्या हैं, ये अच्छी बात है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है सभी में आपको रिटर्न पॉजिटिव है, एटलीस्ट अभी किसी में भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है, राइट? नेगेटिव नहीं है, करेक्ट। लेकिन आप ये इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हैं कि जिसमें कम रिटर्न है उसका क्या किया जाए, क्या उसे रिप्लेस करने की जरूरत है या नहीं? एग्जैक्टली। अच्छी बात है, इनकी पोर्टफोलियो में बहुत कम होता है कि सभी के सभी फंड्स आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हो। तो यहाँ पे लगता है पंकज ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और कहीं कहीं जहाँ पे 10% तक का रिटर्न मिल रहा है और कहीं कहीं 2% या 2.5% का, वहां पर सोच रहे हैं कि उसे रिप्लेस कर दिया जाए किसी अच्छे फंड से जहाँ रिटर्न बढ़िया मिल जाए। क्या सलाह देंगे आप? क्या इस बेसिस पे कि रिटर्न कम है दूसरे फंड के कंपैरिजन में एक फंड स्विच करना सही होता है? वेल पंकज जी, आपने जैसे अपने पोर्टफोलियो के डिटेल्स आपने दिए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में 2 तरह के फंड्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपने एक लार्ज कैप और मिड कैप फंड है आपके पोर्टफोलियो में, जो आपको करीबन 3-4% के करीब रिटर्न्स दे रहा है। और दूसरा आपके पास जो फंड है वो है मिड कैप फंड, मिड एंड स्मॉल कैप फंड, जो आपको 10% रिटर्न आपको दिखा रहा है। दोनों एक अलग कैटेगरी के फंड्स हैं, आप आपस में उन्हें कंपेयर मत करिए। और जहां तक आपके एक्सपेक्टेशन, जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है उसका सवाल है, उसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका फंड जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो भी नीचे ही रिटर्न रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, लास्ट 1 year का जो हम मार्केट का रिटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। आप बताइए, आप जो बता रहे थे। हाँ जी, ये पंकज जी के सवाल में ये है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मार्केट गिरता है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटी में वो भी नीचे आएगा आपके लिए। अब आपका जो HDFC टॉप 200 और फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको -1% रिटर्न, जो उनका बेंचमार्क है वो दिया है -1% रिटर्न, और HDFC टॉप 200 और फ्रैंकलिन के हैं वो है +1%। सो आपने जो फंड्स में इन्वेस्ट किया है वो ठीक है, सिर्फ थोड़ा डुप्लीकेशन है आपके पोर्टफोलियो में। तो जो आपको जो स्विच या चेंज करना है मैं आपको बता दूं, आपके जो लार्ज और मिड कैप फंड है उसमें आपका फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप और HDFC टॉप 200 में से एक ही फंड रखिए, वो है HDFC टॉप 200। दूसरा आपका जो फंड है वो मिड कैप सेगमेंट में जो आपका है वो है IDFC प्रीमियर और DSP ब्लैकरॉक स्मॉल एंड मिड कैप। आप उसमें से IDFC प्रीमियर में ही इन्वेस्टेड रहिए। फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज जो आपका फंड है उसमें कंटिन्यू रखिए, क्योंकि FY 13-14 तक ELSS पे टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। जहां तक आपका गोल्स का सवाल है, अगर आप हर महीने का 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो तीनों गोल्स हैं, विच इज 1 crore आफ्टर 25 years फॉर रिटायरमेंट, 35 लाख डॉटर के एजुकेशन के लिए आफ्टर 15 years एंड अनदर 35 lakhs फॉर मैरिज, ये आपका अगर महीने का 15,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके गोल्स सारे फुलफिल हो जाएंगे। मतलब अभी फिलहाल ये करीब 11,000 रुपए के आसपास निवेश करें, 4,000 और निवेश करना शुरू कर दें। That's right. अगर इन्हें अपना गोल अचीव करना है तो इन्हें हर महीने का 4,000 और इंक्लूड करना होगा। ऑलराइट, तो पंकज आपके गोल्स तो पूरे हो जाएंगे अगर आप 4,000 रुपए एक्स्ट्रा निवेश करना शुरू करते हैं। कुछ फंड से निकलने की सलाह दी है, कौन कौन से वो फंड है स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा था नहीं, इतना ही सवाल था इनका। ये जो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा वो ये कि इनका टारगेट था 10% YOY रिटर्न। right. ये थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं या फिर ज्यादा सोच रहे हैं इतना रिटर्न मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं, इनका रेगुलर बेसिस पे इनका जो पोर्टफोलियो है वो बाय एंड लार्ज इक्विटी बेस्ड है, और इनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो करीबन 25 years फ्रॉम नाउ, 15 years फ्रॉम नाउ, इनके जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो भी लॉन्ग टर्म है। तो
अगर हम वो कैटेगरी में देखते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, 10% एक बहुत ही रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। पोर्टफोलियो का रिटर्न ओवरऑल फंड का, एक फंड का लेके तो नहीं चल सकते। नहीं, दैट्स ऑल राइट, बट इक्विटी पोर्टफोलियो, इन इक्विटी पोर्टफोलियो अगर आप डेट देख रहे हैं, ऑब्वियसली 10% इज नॉट व्हाट यू विल गेट इन एन इक्विटी पोर्टफोलियो। 10% इज अ रीजनेबल टारगेट ओवर 15-20 इयर्स। चलो अगला सवाल लेते हैं। श्वेता हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता नमस्कार, क्या सवाल है आपका? श्वेता, आपको आवाज आ रही है हमारी? Actually, I want to ask one question. I am investing in 5 mutual funds. These are HDFC Top 200, जी, DSP BlackRock, TAC 50, and Birla Sun Life Frontline Equity, and one more I could not remember right now. Kotak 50 आपके पास है? I'm investing total 8,000, like 2,000 in 3 mutual funds and the other 2,000. 1,000 दो अलग अलग फंड्स में। और गोल आपका क्या है श्वेता? Hello? क्या गोल है, क्या वित्तीय लक्ष्य है आपका? कितने पैसे जोड़ना चाहती हैं आप? I am not able to hear you clearly. It is breaking the voice. चलिए कोई नहीं, श्वेता को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। श्वेता चाहती है 15 साल में 50 लाख रुपए जोड़ना। फिलहाल 8,000 रुपए वो 5 फंड में निवेश कर रही है। उनका ये गोल पूरा होगा या नहीं, ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए योर मनी के साथ। ब्रेक के पहले श्वेता हमारे साथ थी, सवाल पूछ रही थी। श्वेता, आपसे हम एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप फंड से क्यों रखे हैं? किसी की सलाह पे या फिर आपने खुद से? चलिए श्वेता से संपर्क फिर नहीं हो पा रहा है हमारा। हर्ष, आप ये बताइए कि किसी के पोर्टफोलियो में हम हमेशा कहते हैं कि आप मिक्स करके रखिए फंड्स को, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ गोल्ड फंड्स में आपको चाहिए अगर निवेश करना। तो यहाँ पर सिर्फ लार्ज कैप है, क्या ये गलत है या फिर ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? देखिए, पहली बात स्वाति कि अगर किसी ने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि हमें लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, ओके, लेट्स गो वन स्टेप बिहाइंड। हम ये देखते हैं कि लार्ज कैप है क्या बाय डेफिनेशन, मिड कैप, स्मॉल कैप है क्या। पहले हम देखें कि लार्ज कैप आर दोज कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अबव 10,000 करोड़ है। सो अगर हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की देखें, टॉप के अगर हम टॉप से देखें, सो अबाउट टॉप 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन is more than 10,000 crores are categorized as large cap companies. Now this by and large करीबन 70% of total market capitalization का represent करता है। Next category में आते हैं mid cap. Mid cap है basically all companies जिनकी market capitalization is between 2,500 crores to 10,000 crores. So this is about 20% of the market, and anything below 2,500 crores is small cap or a tiny cap company. अच्छा। तो अगर कोई भी निवेशक अपने कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है कि मुझे सिर्फ मार्केट की टॉप 100 कंपनीज में या लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और पूरा पोर्टफोलियो अगर उसके बेसिस पे बनाता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा। सिर्फ यह है कि आप अगर 5 फंड्स फिर लार्ज कैप कैटेगरी में भी आप अगर 5 फंड्स में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो रहा है। अच्छा। सो इनके लिए श्वेता, आपको मैं बता दूं, आप 5 फंड्स में नहीं करके आप सिर्फ 2 फंड में भी अगर इन्वेस्टेड रहेंगी, विच इज HDFC टॉप 200 एंड DSP BlackRock टॉप 100, तो आपका जो पर्पस ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप है वो पूरा हो जाएगा और आपके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। Okay. तो अगर वो सिर्फ इतना करें तो उनका लार्ज कैप में रहना काफी होगा। और जो गोल है इनका 50 लाख रुपए 15 साल में, अभी वो कर रहे हैं 8,000 रुपीज और उन्हें एक्चुअली 10,000 रुपीज पर मंथ करना होगा। अगर उन्हें 50 लाख, बस 2,000 और 2,000 रुपए और आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। सो यू विल अचीव योर टारगेट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं चीन से। सुनील नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम, आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है जी, और उसके अंदर मुझे पूछना था आपसे कि जो उसके अंदर रिली गए सिक्योरिटीज के जो फंड्स हैं, दैट इज ओके टू कंटिन्यू इन्वेस्ट, और क्योंकि मेरा कंसर्न है कि आई वांट टू स्विच और आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट। आई नो कि HDFC टॉप 200 जो है दैट इज ओके, और जो दूसरा फंड है बिरला सन लाइफ का, दैट इज ऑल्सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बट रिलीगीज के जो 2 फंड है, 4 फंड है आपके पास रिलीगियर का? हाँ, वो जो फंड है वो दैट इज ओके और कि नहीं है, और मेरे पास में अबाउट 12,000 रुपए की सेविंग और भी है, तो मुझे और भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कौन से फंड में जा सकता हूँ? ऑलराइट, इनके पास 4 नहीं 3 फंड है इनके पोर्टफोलियो में, रेलीगियर और एक रिलायंस बैंकिंग फंड। जानना ये चाहते हैं कि ये 4 या 4 फंड कैसे हैं और इसमें क्या कंटिन्यू करें निवेश करना? वेल सुनील जी, पहली बात, इट इज अ रीजनेबली गुड पोर्टफोलियो, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एक बेस्ट पोर्टफोलियो है।
अगेन आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता दूं आपको टोटल 25,000 इन्वेस्ट करना है। आपका 13,000 रुपए तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है और 12,000 आपको और ऐड करना है। तो सिंपली मैं आपको 5 फंड्स बता देता हूं जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। आप 5,000 रुपए हर महीने का करिए और ये 5 फंड्स में ही इन्वेस्ट कर रखिएगा। 3 फंड्स मैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से चूज कर रहा हूँ। एक है रिलायंस बैंकिंग फंड, उसमें एक सेक्टर फंड है बट आप उसमें 5,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC टॉप 200 जो आपने खुद आइडेंटिफाई किया है, इट्स अ गुड फंड, आप उसमें कंटिन्यू रखिए। तीसरा है रेलिगेयर गोल्ड फंड, सो दिस इज एक गोल्ड में निवेश होता है, गोल्ड ETFs में होता है, सो आप इसमें 5,000 रुपए हर महीने का कर सकते हैं। बाकी जो फंड्स हैं वो आप बंद कर दीजिए। मैं आपको 2 नए फंड्स और बता रहा हूं। एक है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, दिस इज अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप फंड, अ वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड इन इट्स कैटेगरी, आप इसमें 5,000 रुपया इन्वेस्ट करिए। और एक लास्ट आप फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान को चूज करिए। इन 5 फंड्स में आप 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करने लग जाइए, आपका पोर्टफोलियो एकदम क्रिस्प हो जाएगा और बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहेंगे। रिव्यू ऑब्वियसली आपको करना होगा और बाकी सब फंड्स में आप इन्वेस्ट करना बंद करें, आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा। इन्होंने मेल में एक सवाल ये भी पूछा था कि इन्हें इंश्योरेंस की जरूरत है, जानना चाहते थे कि टर्म प्लान ले या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान ले तो इनके लिए बेहतर होगा। टर्म प्लान देखिए इनका एक और चीज है कि इन्होंने एक हाउसिंग लोन, जो अपने मेल में लिखा था इन्होंने कि इनके एक हाउसिंग लोन भी ले रखा है। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हम बोलते हैं कि आप अपने लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट करिए, अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करिए जी। तो इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसमें भी आप अगर प्योर रिस्क कवर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म पॉलिसी, दैट इज द बेस्ट वे टू बाय इंश्योरेंस। आप इन्वेस्टमेंट्स आपको अगर चाहिए तो आपने जो अभी म्यूचुअल फंड्स में कर रखे हैं वो आपके लिए बेटर होगा। अगला सवाल लेते हैं, मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। मनोज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैंने अपना सवाल भेजा है आपको मेल पे जी। मेरे जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए, बिरला सन लाइफ फंड लाइन इक्विटी में 1,500 रुपया पर मंथ है, बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड डिविडेंड में 1,500 पर मंथ, HDFC इक्विटी फंड में 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 पर मंथ जी। और मेरा टारगेट ये है कि 15 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट 70 लाख रुपीज, एंड फॉर चाइल्ड एजुकेशन आई नीड इन 18 ईयर्स 30 लाख रुपीज। अच्छा, तो मेरा सवाल मैडम ये है कि क्या ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सही है या मुझे और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बताइए हर्ष, क्या मनोज का जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड का सिलेक्शन है वो सही है? मनोज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी बात है कि आपने 4 फंड ही चूज कर रखे हैं और चारों फंड अपनी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं। सिर्फ ये कि आपको अगर अपना जो गोल है, टारगेट है जो 15 साल में 70 लाख फॉर हाउस एंड 30 लाख फॉर चाइल्ड एजुकेशन, उसके लिए आपको हर महीने का 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सूनर और लेटर अपना जो इन्वेस्टमेंट है हर साल से 15% से इंक्रीज करिएगा। और आप जो एलोकेशन है, ये जो एडिशनल 8,000 रुपीज का एलोकेशन है, ये आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही इन्वेस्ट करिए, आप नए फंड्स प्लीज मत जोड़िएगा। आप HDFC इक्विटी फंड में 4,000 रुपया, ये जो नया 8,000 रुपया है उसमें से 4,000 रुपया HDFC इक्विटी फंड में डालिए। बाकी का बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और रिलायंस इक्विटी फंड में 2,000 रुपया आप इन्वेस्ट करें, तो आपका ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा इन गुड फंड्स। सिर्फ एक चीज मनोज जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं जो है 15 साल 20 साल बाद, ये बहुत जरूरी है कि आप वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। आप कोई भी पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर 3-4 या 4 साल बाद अगर कोई कारण से आप SIP करना बंद कर देते हैं तो आपका टारगेट फुलफिल नहीं होता है। इनफैक्ट इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स है कि एवरेज SIP हम गोल्ड बेस्ड तो करते हैं, लेकिन अगर 5 साल में SIP, एवरेज लाइफ ऑफ SIP इज 5 ईयर्स। सो कोई भी इन्वेस्टर है उसे बहुत जरूरी है जानना कि आप ये कंटिन्यूअसली 15 साल तक इन्वेस्ट करिए, एक ही स्कीम में नहीं, आप इवैल्यूएट करिए, स्कीम चेंज कर लीजिए, बट जो पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। आप जब बोलते हैं कि स्कीम चेंज कीजिए, तो मान लो कि 5 साल तक इन्होंने कंटिन्यू किया और 5 साल के बाद लगता है कि इस फंड को बदलने की जरूरत है, तो क्या पूरा पैसा SIP रोके, पूरा पैसा निकालें और दूसरे फंड में डाल दें, ये आप बोल रहे हैं? नहीं, देखिए 2 तरीका है। एक है कि आपके जो फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं वो आप एक फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली कि आप जो नॉन परफॉर्मिंग स्कीम है उसमें आप बंद कर दीजिए और नए फंड में शुरू करिए। दूसरी बात है टैक्स इम्प्लीकेशंस और वो फंड का बाय इटसेल्फ जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करिए
और अगर आपको स्विच करने की जरूरत पड़ रही है तो आप तुरंत उसमें से निकाल के अपनी नई वाली स्कीम में स्विच करिए। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है फॉर द लास्ट 12 मंथ्स का जो आपका SIP है। दूसरी बात है एग्जिट लोड भी लगेगा इन द लास्ट 12 मंथ्स के जो SIP इंस्टॉलमेंट्स हैं। लेकिन इक्विटी एज एन एसेट क्लास में रहना वो जरूरी है। अगर हर्ष एक जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है उसका हमने SIP बंद किया, उसी रकम को हमने जो SIP की रकम है हमने नया SIP एक शुरू किया तो उसी और फंड में। That's right. हम जब बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे वक्त में आपके लिए हेल्प करेगा, तो वैसे में यहाँ पे लगता है और स्विच करने के चक्कर में हमें कहीं पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो कहीं मिस आउट हो जाएगा। जी नहीं, वो नहीं होगा। अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जहां सपोज आपने 5 इयर्स तक इन्वेस्ट किया है, वो एक कॉर्पस बन चुका है, वो इक्विटी एसेट क्लास में है, तो कंपाउंडिंग वो एग्जिस्टिंग कॉर्पस पे भी हो रहा है। आपको वही कॉर्पस इक्विटी एसेट क्लास में रहना जरूरी है। अच्छा। अगर आप उसे निकाल के अगर डेट में डाल देते हैं या उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। मतलब देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो जो हम बोल रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको लेना है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है कि आपका जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, उसमें आपका अगर एक स्कीम ए में है जिस इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आप अगर स्कीम बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इक्विटी ही हो। अच्छा। और वो कंटिन्यूअस आप एक साथ स्विच कर लें। अच्छा। सो देन आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंटिन्यूटी में रहेगा। ऑलराइट, तो मनोज जी आपके जो पोर्टफोलियो के फंड है बहुत ही बढ़िया है, आप उसमें कंटिन्यू कीजिए अपना निवेश, लेकिन गोल को पूरा करने के लिए आपको करीब 15,000 रुपए का निवेश करना होगा। फिलहाल आप 7,000 कर रहे हैं। अगर आप रकम बढ़ाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के फंड में बढ़ाइए, कोई नया फंड फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सभी सवालों के जवाब देने के लिए।